थैंक यू सर। जो शेयर्स चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, बस ठीक है, देख लीजिएगा। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वली इंपॉर्टेंट है सीयूटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर सर्टेन वेरी स्मॉलर एंड माइनर थिंग जो कि सीबीएसई के पेपर में भी आती है 1 मार्कर क्वेश्चन बनकर, और आगे भी दिखेंगे आपको जब आप सीयूटी का पेपर की तैयारी। क्या हो गया? क्या स्क्रीन पर आपको विजिबल है एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर? कैन यू सी दैट? काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है? बताइए। आइए देखें जरा। चलिए, आपने अक्सर पढ़ा होगा कंपनी के बारे में, बचपन में डेफिनेशन थी इसकी। कंपनी इज बेसिकली क्या? बॉडी इनकॉर्पोरेट। बॉडी इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? द बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। मैंने जैसे पहले भी कुछ दिन पहले बोला था आपको कि अब हमारा जो आईपीसी होता था पहले 1860, वो बदलकर सी क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीआरपीसी आईपीसी ये सब बदल चुका है। एविडेंस एक्ट वगैरह बदल चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया इसी बार के मानसून सेशन में। अब वो जो एक्ट होगा आईपीसी 2023 कहलाएगा, सीआरपीसी 2023 कहलाएगा। जैसे कि इससे बिल्कुल 10 साल पहले 2013 में कंपनीज एक्ट जो था 1956 था, तो बदलकर बता दिया कंपनीज एक्ट 2013। और एक और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपके बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में, और 2021 है। आप 1986 वाला पढ़ रहे होंगे पुरानी बुक्स में, मत पढ़िएगा उसको। नए एडिशन की एंट्री लेके चलेंगे आप। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन 6 नंबर तक का आ ही जाता है। लेकिन हम यहाँ अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या चीज है, देखिए। क्या है ध्यान रखने वाली चीज? कि प्रोविजंस किसके चलते हैं यहाँ पर? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस यहाँ पर हमारे पास चलेंगे। जब भी हम बात करेंगे इक्विटी ऑफ शेयर्स की, इसके प्रोविजन हमारे चलने हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस चल रहे हैं। धीरे धीरे करके एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को इंपॉर्टेंट, देखिए मेरा अपना तरीका भी पढ़ाने का, लेकिन मैं अपने तरीके को थोड़ा फॉरगो कर रहा हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी बेस्ड चीजें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी को टच आप लोग करते नहीं है और थ्योरी के क्वेश्चन वहीं से निकल कर आते हैं। होम एग्जाम्स में और क्या एक्स्ट्रा आ सकते हैं, वंस आई एम डिड डन विद द थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, तब मैं थोड़ी चीजें आपको और बताऊंगा फॉर एनरिच नॉलेज। ठीक है, दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पर। हमने बोला प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। ठीक है, और ये क्या कहता है आपसे कि कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, यहाँ बोला ना कंपनी क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट अर्लियर द कंपनी एक्ट। भाई हो सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुई हो, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हुई हो, उससे पहले भी एक्ट 1956 से पहले ब्रिटिश एक्ट चलता था, उसके हिसाब से कंपनी चलती थी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2022 3 आ गया तो इसका मतलब पुराने एक्ट सब बेकार हो गए। आईपीसी 2023 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आईपीसी 1816 1872 वाली सब बेकार हो चुकी, चलेंगे सारी पुराने मुकदमे पुराने हिसाब से चलेंगे, लेकिन उनके डेफिनेशंस, उनकी जो जुडिशियस रूलिंग वगैरह होती है वो इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री, उसके हिसाब से भी चलता है। जो मुकदमे 2023 में इस एक्ट के आने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद चलेंगे, वो इसके हिसाब से चलेंगे। पुराने मुकदमे में जो चीज इरेलीवेंट हो चुकी हैं, हो सकता है किसी क्रिमिनल को या किसी एक्यूज को, किसी को उसमें फायदा मिल जाए और कुछ को नुकसान भी मिल सकता है। आगे चलते हैं। ये चीफ जस्टिस मार्शल हो गए, कोई फिरंगी चीफ जस्टिस हुआ करता था। उसके डेफिनेशन से हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, उसमें रेफरेंस के बारे में बोल दिया जाता है। फिर भी ये बोल रहा है क्या? कंपनी इज अ पर्सन, और सबसे पहले डेफिनेशन इसी की है, इसलिए लोग इस पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। विच इज अ आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ है, इसको हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है। कंपनी क्या करती है? अपनी कैपिटल रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और डिबेंचर की फॉर्म में भी वो क्या करते हैं? रेज करते हैं। इसे डेट कैपिटल तो बोला जाता है, लेकिन इसे हम कैपिटल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं डेट, जो कि एक्सटर्नल इक्विटी होती है। इक्विटी दो तरह की होती है, टोटल इक्विटी जो होती है वो होती है इंटरनल और होती है एक्सटर्नल। इंटरनल इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और एक्सटर्नल इक्विटी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, अपने घर में इस चैप्टर का प्रिंट आउट ले लें, जो जो चैप्टर होते चलते हैं उनके प्रिंट आउट ले लें आप। एनसीईआरटी के अंदर लेटेस्ट एडिशन होता है वेबसाइट में, और अपने नोट्स बना के चले। नोट्स क्या करते हैं, उसी पे हाईलाइट कर देंगे। इन्हीं को आप सीयूटी के टाइम पे पढ़ना, इट विल इमेंसली हेल्पफुल टू यू। सीयूटी में आप टीएस ग्रेवाल पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। और तब टाइम भी नहीं होता किसी और किताब को पढ़ने का, टीएस ग्रेवाल तो हम कर रहे हैं ना पूरे साल में। ठीक है जी, नींद आ रही है, पानी पी लो जाके, सोना मत, बस बता रहा हूँ। चलिए, कंपनी की फीचर की बात कर रहा होता है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं रेशनलाइज 23-24 लिखा हुआ है नीचे। अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है ना रेशनलाइज 23-24। तो जो ऑनलाइन एडिशन है वो तो लेटेस्ट मिल जाता है, लेकिन जो प्रिंटेड एडिशन होता है वो पुराना मिलता है, जिससे परेशानी होती है। देखिए, इसकी कौन कौन सी फीचर कभी, अच्छा जैसे इस बार पता क्या हुआ था, इस बार के बोर्ड के पेपर में नहीं, इस बार के कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन आ गया था, आइडेंटिफाई अबाउट वन ऑफ द रेशो। वो लिक्विडिटी रेशोज की बात कर रहे थे जो पढ़ते होंगे, और उसके तीन फीचर्स बोल दी थी। लिक्विडिटी रेशोज के तीन, थ्योरी में क्वेश्चन 3 नंबर का कंपार्टमेंट में आ गया। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपसे बोले कि ये क्या है, आपको बोले कंपनी कंपनी की कोई तीन फीचर बताइए। अरे जब आपको फीचर लिखने हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ जब लोग थ्योरी के क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी में जब कर रहे होते हैं, तो क्या गलती कर रहे होते हैं, वो गलती आपको अवॉइड करनी है। देखिए, मान लीजिए आप एक पहली फीचर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट। प्लीज ध्यान से देख लीजिए थ्योरी क्वेश्चन लिखने का तरीका। डोंट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, इसे अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन कर दिया, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 लाइन का, फिर हमने बोल दिया क्या, हमने बोल दिया कि अगला इसका फीचर मैंने बोल दिया कॉमन सील। सपोज मैंने बोल दिया कॉमन सील, अंडरलाइन कर देंगे। 5 लाइन यहाँ छोड़ दी, फिर 5 लाइन यहाँ छोड़ दीजिए, फिर अगली फीचर लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए ना, स्पेस बना के। आपने लिख दिया बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद 4 से 5 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, 2 से 3 लाइन में आपको भरना है। 2 लाइन छूट भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर देन 42 पेजेस होते हैं सीबीएसई के अकाउंटेंसी के पेपर की आंसर शीट के अंदर, सफिशियंट नंबर ऑफ पेजेस होता है। अब इस चीज की चिंता में मत पड़िए कि मैं पेपर वेस्ट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता लगती है, साल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव होती है, 15,000 पेड़ लगा देना, जन्म जन्म का पुण्य कमा लोगे आप। लेकिन बोर्ड के पेपर में पेपर की कंजूसी मत करना, मैं देखता हूँ इतने गंदे गंदे तरीके से कर रहे होते हैं लोग काम ना। और सो नॉट डन, बॉडी कॉर्पोरेट कॉमन सील, ऐसा कर दिया, फिर अगला पॉइंट लिख दिया। तो लोग यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, मत लिखिएगा, बड़ा क्लमजी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन फीचर्स को देख लेते हैं पहले। सबसे पहले बोला इसने क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है इट इज अ बॉडी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज और अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। ठीक है, कंपनीज दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज लॉ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। के लिए क्या होता है, एक सेपरेट लॉ चलता है, वो लॉ हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम उसको लेके नहीं चलेंगे। बैंकिंग कंपनीज जो होती है ना, और जो कंपनीज कौन सी वाली होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो उसके हिसाब से चलती है। तो आप बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर थियोरेटिकल क्या बनता है, कि कंपनीज गवर्न अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, या बोल दें क्या कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज। तो आप क्या बोलेंगे, चॉइस में आ गया 1 और 2, 1 और 3, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, तो आप क्या बोल सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वो होंगे, और बैंकिंग कंपनीज और कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं गवर्न होती है। क्लियर है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रजिस्ट्रेशन जिनका, जिनकी इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होती है। फिर बोला क्या, सेपरेट लीगल एंटिटीज बोल रहे हैं। हर कंपनी की एग्जिस्टेंस जो होती है, अच्छा चलो, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, पहले जरा जानने की कोशिश करते हैं, ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी, इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्यों बोला जाता है। सुना होगा ना आपने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये हो रहा है। कभी ऐसा तो नहीं बोला पार्टनरशिप वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सोल प्रोप्राइटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जॉइंट इंटू फैमिली वर्ल्ड में ये हो रहा है, ये नहीं सुना आपने। लेकिन ये तो सुना होगा ना, और कॉर्पोरेट एक फिल्म भी आई थी, बिपाशा बासु की, और पता नहीं एक कोई और पिटा हुआ एक्टर था। एक मूवी थी कॉर्पोरेट, जिसमें शायद प्रियंका चोपड़ा भी थी। मूवी आई थी, प्रियंका चोपड़ा ने वैम्प का रोल प्ले किया था उसमें, और शायद अक्षय कुमार भी था उसमें, पता नहीं कौन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट शब्द क्यों यूज करते हैं हम कंपनी के लिए, कोई बताएगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आइए जरा समझते हैं इस बात को। हाँ जी, नहीं बहुत बड़ी फील्ड नहीं होती है, समझना। देखिए, फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, दो कितने तरह की होती हैं? एक होती है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। फिर बनती है क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी होती है। उसके अलावा क्या होता है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आता है? उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। अब जरा समझना, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एज वेल एज बिजनेस को सेपरेट एंटिटी हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से ट्रीट करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ट्रीट करते। ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेपरेट एंटिटी, ओनर और मालिक दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। लेकिन बिजनेस के पॉइंट, बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटर और उसके ओनर को हम सेपरेट एंटिटी नहीं ट्रीट करते हैं। अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो उसके लिए ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम हैपेंस इन जॉइंट इन फैमिली, कर्ता रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए। पार्टनरशिप में पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है सारे डेट वगैरह के लिए। पार्टनरशिप आप भुला के आगे बढ़ रहे हैं तो बोलूंगा ना, याद करके आगे बढ़ रहे हैं, भुला के आगे बढ़ रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं इसके लिए। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में भी क्या होता है? मेंबर्स जो होंगे, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको कंपनी के डेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम क्या करेंगे? अच्छा सुनो, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जनरली इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये क्या होती है? म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ हेल्प के लिए क्रिएट करी जाती है। जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंज्यूमर कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटीज, इनका पर्पस क्या होता है? अपने मेंबर्स को क्या देना? अपने मेंबर्स को क्या देना? बेनिफिट देना, एडवांटेजेस देना, बल्क में परचेज का, बल्क बल्क में ट्रेड करने का। लेकिन यहाँ इनका पर्पस प्योरली और प्योरली क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर्पस तो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन ओनर को, यानी कि जो असली ओनर हैं, उनको बिजनेस की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। उसे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप कहते हैं। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप जहां प्रॉफिट जरूरी है और ओनर को आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। तो अब मुझे बताइए, आप किसी, मान लिया आप एमआरएफ के शेयर होल्डर हैं। आप एमआरएफ के शेयर होल्डर हैं, और एमआरएफ अगर डूबती है तो क्या शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। ना ही इस कंपनी में होता है। नहीं निकाला, डूबी तो डूबी। तो उस तरह की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया जाता है? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आती है। ये भी उस तरह की होती है, लेकिन इसका पर्पस प्योरली एंड प्योरली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका पर्पस होता है सेल्फ हेल्प, कोऑपरेटिव हेल्प, ईच अदर, ये वाला पर्पस होता है। ठीक है, और इसमें मालिक जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर आप मेंबर है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो आप उसके मालिक नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो मालिक कहलाएंगे, शेयर होल्डर हैं तो मालिक कहलाएंगे। इसलिए इसके लक्षण भी कॉपरेटिव कॉर्पोरेट जैसे होते हैं, लेकिन हल गया, हट गया, क्योंकि ओनरशिप आप नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? प्रॉफिट मेकिंग जो होता है अल्टीमेट एम नहीं होता है इनमें। ओनरशिप आप अलग से डिटेक्ट कर सकते हो, और प्रॉफिट अर्निंग जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका एम होता है। उसे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। आइए जरा चलते हैं आप अपने एनसीईआरटी के डिस्कशन की तरफ। लेट्स मूव फर्दर। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं, ये बैंक अकाउंट हो सकते हैं अपने नाम पर, ये बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे ना, कंपनी की फॉर्म्स ऑफ, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा प्लीज, थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए, डिस्टर्बेंस मत करिए क्लास के अंदर। आगे क्या करने वाले हम लोग? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी, जरा समझना। आप किसी कंपनी के 1000 शेयर होल्डर है, किसी कंपनी के आपके पास 1000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया है। मतलब उसका, उसकी बुक वैल्यू मतलब उसका जो प्राइस है, फेस वैल्यू 10 रुपया। तो आपका उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 10,000 रुपए का। भले ही वो शेयर की मार्केट में 500 रुपये वैल्यू चल रही है, वो तो मार्केट वैल्यू हुई, लेकिन आपकी ओनरशिप किससे डिटेक्ट होगी? फेस वैल्यू से डिटेक्ट होगी। जिसके पास जितनी ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर होते हैं, उतना ही बड़ा कंपनी के अंदर उसका स्टेक होल्डिंग होता है। आपने देखा होगा ना, आप किसी कंपनी के मेजोरिटी शेयर खरीद लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि किसी कंपनी का 10 रुपए का शेयर है सपोज। अभी थोड़ा अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, और कंपनी की अकाउंटिंग हम जो पढ़ेंगे वो उस समय की अकाउंटिंग है जो 40 साल 50 साल पहले होती थी।
जहां पर हम क्या करते थे, शेयर होल्डर से उन्हें 10 रुपए था ना, टुकड़ा टुकड़ा करके मंगाते थे। भाई एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगा लिया, अलॉटमेंट करते समय 3 रुपए मंगा लिया, फर्स्ट कॉल में फिर 2 रुपए मंगा लिया, फिर सेकंड कॉल में 2 रुपए मंगा लिया, लास्ट में 1 रुपए मंगा लिया, ऐसा करते थे। मान लिया जाए आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी, इसमें से 2 रुपीज एप्लीकेशन और 3 रुपीज अलॉटमेंट, यानी कि 5 रुपीज आप पे कर चुके हो। हाउ मच यू हैव टू स्टिल पे टू द कंपनी नाउ? 5 रुपीज पे करना है। और आपके पास कितने शेयर हैं? 1,000 शेयर हैं। तो आपको कंपनी का कितना पैसा देना है? 5,000 देना है। अब अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी का बिजनेस क्या भट्टा बैठ जाता है, कंपनी खत्म हो जाती है, तो हाउ मच मनी यू आर लायबल टू पे टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग? ओनली 5,000। आपकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक लिमिटेड है। ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेजर फीचर है उसमें हमने क्या बोला? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड बाय गारंटी कहाँ तक है ये? टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स लिमिटेड है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या बोल रहा है आगे? देखो ना, आगे बोल रहा है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी liability of its member is limited to the extent of guarantee given by them to the event of company being wound up। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने आजकल पढ़ा होगा ना, सहारा इंडिया का चलता है बड़ा, सहारा इंडिया अपना पैसा वापस कर रहा है लोगों को। सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा करीब करीब 6-7 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। मालूम है किसी को? नहीं मालूम। ही रन अ पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम जानते हैं किसे कहते हैं? लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद इकट्ठा कर लिया, उनको यहाँ लगाएंगे वहां लगाएंगे, एयरलाइन चलाए, न्यूज़पेपर चलाए, चैनल चलाया, और जब उसकी इरेगुलरिटीज की उसको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भनक पड़ी तो पूछा गया सोर्स क्या, वो सोर्स नहीं बता पाया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, उसके सारे के सारे पैसे को फ्रीज कर दिया, और उसने बोला कि ये पैसा इन्वेस्टर का है। उसने कहा इन्वेस्टर का पैसा तो लाओ, इन्वेस्टर की लिस्ट लाओ। कहाँ से लाई इन्वेस्टर की लिस्ट? इधर उधर से पैसे इकट्ठा कर रखा था, लिस्ट ही नहीं थी इन्वेस्टर की। तो सुब्रत राय सारा को जेल भेज दिया गया, और बोला जब तक तू इन्वेस्टर की लिस्ट नहीं देगा, जब तक तू जनता का पैसा वापस नहीं करेगा, तू जेल में ही रहेगा। वो दुनिया भर की अपीलें कर रहा है। अब जाकर क्या हुआ कि सारा ग्रुप ने कुछ एक लिस्ट बनाई है, और उसको ऑनलाइन उन्होंने ब्रॉडकास्ट भी किया है। जिस जिसका पैसा भैया ले जाओ अपना पैसा, जब तक वो पैसा जनता का वापस नहीं जाएगा सुब्रत राय सारे जेल से बाहर नहीं आएगा। तो उल्टा ही हो गया ना, लोग पैसा हड़प करके जेल जाते हैं, वो पैसा वापस करने के लिए उसे जेल भेज रखा है। इट हैपेंस। अच्छा जरा समझिए, सहारा का क्या तरीका था काम करने का। फिर वो कोई नया एक्टिविटी, कोई नया काम शुरू करता था, तो वो अपने यहाँ पर अमिताभ बच्चन को, और उससे पहले एक और हीरो हुआ करता, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का नाम सुना है किसी ने? पुराने जमाने का अक्षय खन्ना का पापा। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन हो गया, कपिल देव हो गया, इनको क्या करते थे लोग? डायरेक्टर बना लेते थे, और अपने मंच पे, अपने स्टेज पे बुलाते थे। लोगों को लगता था यार इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा कंपनी में। अच्छा सोचिए, एक फंडू फंडू कंपनी के ब्रांड का एम्बेसडर शाहरुख खान बन जाए तो आपको क्या लगेगा? कंपनी सॉलिड ही होगी ना। ऐसी तो फीलिंग जाती है कि इतना मैंने इतने पैसे से इस शाहरुख खान जैसे बंदे को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कुछ ना कुछ तो होगा। दैट इज ए कॉमन परसेप्शन ऑफ द पीपल। समझदार लोगों को लगता है पैसा दिया है तो तुम अपना पैसा तो बना लो। भाई मान लो मैं एक MS राणा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी खोलूंगा, मेरी कंपनी के शेयर एक बंदा नहीं खरीदेगा, वो चुप रहे। लेकिन आप समझते ना, ऑनलाइन में कचरा कौन फैलाता है? ये फैलाता है। अब मान लो मेरी कंपनी की बैकिंग करने के लिए MS धोनी आ जाए, मेरी कंपनी की बैकिंग करने के लिए कपिल देव आ जाए, या मैं बोलूँ सुनील गावस्कर आ जाए, या मैं बोलूँ कि आलिया बेवकूफ भट्ट आ जाए, या उसकी उसका जो यंगर वर्जन है अनन्या पांडे वो आ जाए, तो मासिस को, जनता को लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ है। और सुनो, और वो ये डिक्लेरेशन कर दें कि इस राणा की कंपनी में वी गिव गारंटी ऑफ 1 करोड़। अक्षय कुमार बोलता है कि मैं 5 करोड़ की गारंटी देता हूँ, बाकी लोग 10 करोड़ 20 करोड़ की, मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, और 30-35 लोगों ने क्या कर दिया, मिलकर 100 करोड़ की गारंटी दे दी। तो नाउ इन्वेस्टमेंट इन माई कंपनी इज सेफ, क्योंकि मेरी कंपनी की जो कैपिटल है इट इज गारंटेड बाय डिफरेंट डिफरेंट डिग्नेटरीज। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कंपनी, इसमें मेंबर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, गारंटी लेते हैं कि अगर कंपनी वाइंड ऑफ हो जाएगी तो हम इतना पैसा भरेंगे। उसे कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की, कहाँ तक? शेयर होल्डर की गारंटी कहाँ तक होती है? अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है थ्रू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो इतनी आपने गारंटी दे रखी है, आपने 10 करोड़ की गारंटी दी है, तो वाइंड अप में आपसे 10 करोड़ लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ये लिमिटेड बाय गारंटी कहलाता है। बोल बेटा, अलॉटमेंट बात की बात है।
वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अलॉटमेंट का कुछ बाद में देखेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परपीचुअल सक्सेशन देखिए जरा। भाई मुझे बताइए, करोल बाग में किसी लाला जी की दुकान चल रही है और लाला जी का क्या हो गया, लाला जी सदगति को प्राप्त हुए। समझ रहे हैं सदगति को प्राप्त का मतलब क्या होता है? लाला जी ईश्वर को प्यारे हो गए। अब जो उसका बिजनेस होगा कौन चलाएगा बताइए? उसके अड़ोसी पड़ोसी हड़प कर जाएंगे क्या? कौन कौन चलाएगा उसका बिजनेस? उसका बेटा है बेटी जिसके नाम पे उन्होंने बिजनेस किया होगा वो चलाएगा भाई ना। अरे शादी नहीं करी तो कोई ना कोई तो होगा अड़ोसी पड़ोसी। ऐसे भी मंदबुद्धि होते हैं। करोल बाग में एक व्यक्ति था, मैंने बताया शायद पिछले साल भी आप लोगों को। उस बंदे ने क्या करा कि अकेला, मतलब उसका भरे भरा परिवार है, सब कुछ है। दो घटनाएं हुई थी, एक मुंबई में हुई थी और एक यहाँ करोल बाग दिल्ली में हुई थी। करोल बाग में उस बंदे के पास कम से कम 20-25 दुकानें हैं और हर दुकान की कीमत 2-3 करोड़ से कम नहीं है, बिल्कुल मौके की दुकान है। अच्छा खासा रेंट उठाता है। भाई ने अपनी सारी दुकानें राहुल गांधी के नाम कर दी है, राहुल गांधी के नाम। ऐसे ही मुंबई में एक बंदे ने क्या करा कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी संजय दत्त के नाम कर दी, संजू बाबा के नाम कर दी। कम से कम 30-35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, संजू बाबा के नाम कर गया मरने के बाद। जब उसकी विल खुली उसकी 13वीं में, तो पढ़ा गया मेरी सारी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इसको जाएगी संजू बाबा द ग्रेट फिल्म स्टार। बड़ा फैन था उसका। सारा परिवार माथा पीट रहा था, लेकिन संजू बाबा ने दरिया दिली दिखाई, सारी प्रॉपर्टी दोबारा उसकी फैमिली के नाम कर दी। राहुल गांधी ने नहीं कराई। ठीक है। अच्छा चलिए, लेट्स मूव फर्दर। इससे हमारा ऑफिशियल सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी के केस में अगर शेयर होल्डर मर जाए तो उसका जो सक्सेसर है वो शेयर होल्डर बन जाता है। पार्टनरशिप में तो ऐसा नहीं होता। एक शेयर होल्डर मर जाएगा, उसका बेटा तभी बनेगा ना जब सब लोग एग्री करेंगे। तो पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, पर कंपनी में है। एक शेयर होल्डर अगर बचा नहीं, एक शेयर होल्डर मर गया तो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर का जो लीगल सक्सेसर है जिसके नाम पे वो शेयर चला गया है, बिल दिखा के वो उसको हम क्या बना लेंगे? सक्सेसर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में शेयर होल्डर के मरने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ बोलिए। लीगल सक्सेसर नहीं है तो भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया तरीका खोजा हुआ है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, उसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा और पैसा कहाँ जमा करा दिया जाएगा? इंडियन कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जमा करा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा सुनिए, कस्टम्स होता है ना एयरपोर्ट पे, सामान लेके आते हैं, कस्टम अथॉरिटी उसको जब्त कर लेती है और फिर वो कस्टम की एक्साइज की ड्यूटी फ्री शॉप होती है वहां बेच दी जाती है। उसमें जो पैसा आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर वो जमा हो जाता है। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई भी पेनल्टी किसी दूसरी पार्टी पे लगती है तो कहाँ जमा हो जाती है वो? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ऐसे। ठीक है। आपके जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट में कंटेनर आए, कंटेनर को कोई ड्यूटी फ्री कंटेनर की ड्यूटी नहीं पे कर रहा है, 1 साल 2 साल मतलब जो भी टाइम पीरियड होता है उसके बाद नीलाम कर दिया जाता है। जो पैसा आता है कहाँ चला जाता है? नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर चला जाता है। तो ये चलता है। ठीक है। लेकिन कंपनी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके शेयर पता है स्लीपिंग मोड में पड़े हुए हैं? और आगे चलते हैं। विजुअल सक्सेशन पता चल गया, तो जरा समझिए। डेथ और इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इन नो वे अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कभी भी कोई, जैसे पार्टनर क्या हो गया था, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में पड़ा ना, इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, लूनेटिक हो जाए, तो क्या था? डिसोल्यूशन हो जाता था ना। यहाँ नहीं है। आप इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसेन हो जाए, लूनेटिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये इसकी फीचर है। पीछे वाले जूनियर्स को ज्ञान न दें। कॉमन सील हर कंपनी की क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल में जब आपके प्रिंसिपल आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसके बाद क्या लगती है? स्कूल की क्या लगती है? स्टैंप लगती है। या तो प्रिंसिपल का नाम लिखा रहता है या सिर्फ प्रिंसिपल शिव नादर लोटस वैली स्टेप बाय स्टेप या एमिटी ऐसा करके रखा रहता है। और आज की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मेरा जो छोटा सा स्कूल है उसमें मोर देन 8,500 स्टूडेंट बैठता है, और अगर सबकी रिपोर्ट कार्ड में प्रिंसिपल साइन करने बैठे तो 2 हफ्ते बैठ जाए, बात को लकवा मार जाए। तो उन्होंने क्या करे होते हैं, फैसिमिल होती है, प्रिंसिपल के सिग्नेचर की स्टैंप भी बना रखी होती है, वो स्टैंप लगाते हैं। आपने देखा होगा 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा ना आपके स्कूल का, जैसे डीपीएस आर की प्रो वाले देखिए, तो उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर की जगह उनकी एक स्टैंप लगी रहती है, सिग्नेचर वाली। हालांकि वो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन चल जाता है। स्कूल की स्टैंप भी उसके साथ चलती है। सिर्फ स्कूल, सिर्फ मान लो मैं बोलूं कि कंपनी का डायरेक्टर साइन कर दे, नहीं माना जाएगा वो सिग्नेचर। कंपनी की सील होती है।
और सील पता है कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सील होती है, सील जो होती है वो राउंड होती है, ऐसे राउंड और ऐसे, और यहाँ पर उस पर कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ डेट, और यहाँ पर साइन करके फिर बंदा जब साइन करेगा तब जाके उसे क्या माना जाता है, एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है। कभी आप पुलिस स्टेशन जाइए कोई कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पुलिस स्टेशन पता क्या करेगा, राउंड स्टैम्प इस पे अशोक सिंबल लिखा रहता है और उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखा रहता है और साइन करके देता है, तब वो मानी जाती है एफआईआर। जब तक वो स्टैम्प नहीं लगेगी ना अशोक सिंबल वाली, वो एफआईआर एफआईआर नहीं मानी जाएगी। आप चाहे इंस्पेक्टर उस पर अपने नाम की स्टैंप लगा दे फिर भी नहीं मानी जाएगी। हर पुलिस स्टेशन की अपनी सील होती है, राउंड सील, अशोक सिंबल, उस पर पुलिस स्टेशन का नाम कर्म में लिखा रहता है। वो स्टैंप जब तक लगेगी नहीं तब तक आपकी एफआईआर एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मानी जाएगी। हाउएवर ई एफआईआर जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर जो होती है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो अलग तरह का कंसेप्ट होता है। चलिए थोड़ा सा आगे। कॉमन सील इज क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या होती है कॉमन सील? इट इज बेसिकली अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। क्या बोला हमने? आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन तो कर नहीं सकता, इसलिए कंपनी टू रिक्वायर टू हैव ओन सील विच एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो कॉमन सील जो होती है उसका क्या रोल है? ऑफिशियल सिग्नेचर है वो आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स समझिए। कंपनी अगर क्या है, प्राइवेट कंपनी है तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होती है। लेकिन अगर कंपनी कंपनी अगर क्या है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब उसके शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। बेटा तुम सुन तो रहे नहीं हो, पानी पानी खेल रहे हो, खेलो। ठीक है। सो ट्रांसफरेबिलिटी शेयर इज देयर। प्राइवेट कंपनी जो है उसके शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है, पब्लिक कंपनी के शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। अच्छा जी। मे सू एंड टू बी सूड, कंपनी क्या कर सकती है, उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं आप, और वो किसी पे भी मुकदमा कर सकती है क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी इसकी होती है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, कंपनी की बहुत सारी फीचर्स के बारे में सीखा, जिनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने एम्फोसाइज इस पे किया था। और प्योरली प्योरली हम एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं। वी आर सर्विंग डुअल पर्पस, सीबीएसई एज वेल एज सीयूटी, दोनों की बात कर। हाँ जी, क्या कर रहे हो बेटा? कौन सा वाला डॉक्यूमेंट? भाई चैप्टर है पूरा, पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इससे। चलिए आ जाइए। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज पे आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज में। अच्छा, बिजनेस स्टडीज जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपने कंपनीज की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी होगी। आपने चार्टर्ड कंपनीज पढ़ी होंगी, पब्लिक कंपनी पढ़ी होगी, प्राइवेट कंपनी पढ़ी होगी, पढ़ा होगा ना? स्टैट्यूटरी कंपनीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी तो यही है। चार्टर्ड कंपनीज अब नहीं एग्जिस्टेंस में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इट वाज क्रिएटेड बाय रॉयल चार्टर्ड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड, वो था रॉयल डच, रॉयल डच था। और पुर्तगाली जो पोर्तुगीज कंपनी थी वो भी रॉयल चार्टर से बनती थी। अब राजा राजा तो रहे नहीं कोई भी, रॉयल चार्टर दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। और आपको मालूम है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका मालिक एक हिंदुस्तानी है, गुजराती बंदा, पटेल है शायद उसका नाम, ये मुझे ध्यान नहीं आता, है ना? हिंदू वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1857 से पहले भारत पे राज किया था, इट इज ओन्ड बाय एन इंडियन पर्सन। आगे बढ़ते हैं। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? देखिए, पहली टाइप है कंपनी की, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। पहली कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें क्या होता है, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। ठीक है। इफ मेंबर्स हैज पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स देयर इज नो लायबिलिटी। लेकिन अगर उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया है तो उनकी लायबिलिटी उस अनपेड अमाउंट तक रहती है। मैंने बताया ना, कंपनी के 10 रुपए का एक शेयर था, 1000 शेयर थे, 10,000 देना था, 5,000 दिया, 5,000 अनपेड है, तो इसे कहते हैं लिमिटेड बाय क्या, शेयर्स, लिमिटेड शेयर्स। बस यही लायबिलिटी है आपकी। कंपनी अगर बंद होगी तो आपको 5,000 जो आउटस्टैंडिंग है वही पे करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर नींद आ रही है तो बेटा पानी पी लीजिए, मैं यही बोल सकता हूँ, या वॉशरूम चले जाइए। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अनपेड अमाउंट है, ये कंपनी आपसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मंगा सकती है पैसा, या कंपनी जब वाइंडिंग अप हो रही हो, कंपनी जब बंद हो रही हो, तब आपसे वो पैसा मांग सकती है। और इसके अलावा कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकती है। कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए आप लायबल नहीं है। इसीलिए डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर
और जो कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं वो कंपनी के पैसों से खेलते हैं। आप पढ़ रहे हैं आज की डेट में बायजूस कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, मालूम है आप? नहीं मालूम? पढ़ा करो बेवकूफो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तुम्हारे सीयूटी के जनरल टेस्ट में आएगा। तुमसे करे तुमसे, सड़क छाप आदमी, पढ़ा करो न्यूज़पेपर में बेटा। बिजनेस न्यूज़ पढ़ा करो, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ा करो, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ा करो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करो। मैंने बोला था कि व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस इज फेस बाय बायजूस राइट नाउ। चलिए छोड़ दीजिए आगे, मैं नहीं बोल रहा इस बारे में कुछ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने बोला कि डायरेक्टर कंपनी के हैं, कंपनी के शेयर होल्डर है, उसने गारंटी दिया। बातें नहीं करेंगे पीछे वाले, पीछे वाले बच्चे, छोटे बच्चे। कंपनी के शेयर होल्डर ने बोला कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी 5 लाख की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई बोला 2 लाख की, कोई बोला 1.5 लाख की, कोई बोला 3 लाख, कोई बोला 4 लाख की, इस तरह से गारंटी। ये क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। अगर कंपनी वाइंड अप होगी, जिसने जितने की गारंटी होगी वो वसूली जाएगी, उसके बियॉन्ड उससे कुछ भी आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इट मीन्स अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर कहां तक चलेगी? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप होगी, अदरवाइज उनसे कोई पैसा वसूला नहीं जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इंडिया में नहीं होती है। यहाँ क्या होता है जरा, लेकिन इसकी टाइप तो होती है। When there is no limit of the liability on its member, the company is called unlimited company. When the company's property is not sufficient to pay off its debt, private property of member can be used to pay for the purpose. यानी होता है ना पार्टनरशिप में, जैसे गारंटी, जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो उस तरह का होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होगा? शेयर होल्डर ही प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कंपनी लॉसेस में चल रही है तो उसके उसके जो डेट होते हैं उनको पे करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन तरीका वही होगा, पहले शेयर होल्डर के पर्सनल लोन चुकाए जाएंगे, फिर जो पैसा बचेगा उससे कंपनी के। इस तरह के टाइप इंडिया में ना नहीं चलते हैं। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में। एक्ट के अंदर प्रोविजन है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की कंपनियों का चलन नहीं है। ऐसी कंपनियों का जो प्रैक्टिस यूरोप और अमेरिका में है, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली ब्रिटेन में तो है। और चलते हैं आगे। आइए जरा, इसके अलावा भी अब एक नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से कंपनी दो तरह की होती है। पब्लिक कंपनी होती है, दूसरी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। और कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हु इज मेल, हु इज नॉट फीमेल। लड़का कौन जो लड़की नहीं है, है ना? बुढ़ा कौन जो बुढ़िया नहीं है। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। तो पब्लिक कंपनी कौन सी है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। चलो पहले जान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है, तुम्हें पढ़ रखा है, चाट रखा है सब कुछ, फिर भी छोटे छोटे अज्ञानी बच्चों को पढ़ने दो। अबे नहीं, ये तो मजाक चल रहा है। पब्लिक विच इज नॉट प्राइवेट, प्राइवेट विच इज नॉट पब्लिक, खेलते रहो तुम। नहीं, प्राइवेट कंपनी क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए जरा देखिए। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड होती है ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन। 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। और इसकी लिमिट जो होती है मेंबर की 200 होती है, इसके एम्प्लॉयज को छोड़कर। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को भी शेयर शेयर दे देती है ना, रेमुनरेशन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में शेयर दे देते हैं, ऐसा करके। अरे भाई, सत्या नडेला जो है, उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में माइक्रोसॉफ्ट से करीब करीब 2200 रुपीज का रेमुनरेशन पाया था, जिसमें से जो रेमुनरेशन कैश की फॉर्म में आता वो सिर्फ 600 करोड़ का था। बाकी जो पैसा था वो इंसेंटिव थे, शेयर होल्डिंग के रूप में था। उतने रुपए के, उतने वैल्यू के उसको शेयर्स दिए गए थे। तो अब ऐसे में सत्या नडेला शेयर होल्डर है, तो अब कितना मान लो मैं बोलूँ कि 2200 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए। लेकिन उसको इस तरह से अगर इंडिया में होगा तो एक्सक्लूड करेंगे। बट इट वो एम्प्लॉयज को आपने शेयर दिया एज एन इंसेंटिव, दिख रहा है ना, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के, तो मैं बोलूँ अगर 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 20,000 एम्प्लॉयज को आपने लॉयल्टी बोनस के रूप में शेयर दे दिए, तो सारे के सारे थोड़ी बन गए कंपनी की लिस्ट में शेयर होल्डर। वो तो इंसेंटिव दिया आपने। ठीक है, दे हैव अ राइट, उनको एनकैश कराएंगे और डिविडेंड डिविडेंड सब मिलेगा उनको। लेकिन लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर जो आएगी ना यहाँ पर, एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके बोल रहे हैं। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी के साथ है। पब्लिक कंपनी के साथ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि अगर हम
एम्प्लॉयज को भी शेयर होल्डर में गिनने लग जाएंगे तो 200 से पार चले जाएंगे, और 200 से पार चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस एज अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, वहां तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, देते जाओ तुम अपने एम्प्लॉय को 50,000 शेयर, 20,000 शेयर, 1,000 शेयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आ जाइए 1% कंपनी, जरा ध्यान से समझना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। मैं 1% कंपनी का एक क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी बंदे ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है फिल्म, और उसके बाद दूसरी भी देखी होगी। एक बड़ा शानदार सा कैरेक्टर था सर्किट, कौन, नाम बताइए उनका क्या है? अरशद वारसी। अरशद वारसी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी थी बॉलीवुड में, एक फिल्म का नाम था जिसका नाम था तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने में दो लीड एक्टर थे, चंद्रचूड़ सिंह, जो अब फिल्मों में नहीं आता है, एक ओटीटी सीरियल में आया था उसके साथ, सुष्मिता सेन के साथ, असुर था या पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ, नहीं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ओ ही इज आउट, चला गया। एक मूवी आई थी ना माचिस गुलजार की, चप्पा चप्पा चरखा चले में जो बंदा गाना गाता है, वो था चंद्रचूड़ सिंह। ठीक है जी। अरशद वारसी ने जिस फिल्म की शुरुआत करी थी तेरे मेरे सपने, ये दो लोग को एक्टर थे इसमें, और फिल्म मतलब मॉडरेट बिजनेस किया था। और उसकी शुरुआत, वो जो फिल्म की शुरुआत हुई थी, वो वो थी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली डिबट मूवी एज अ प्रोड्यूसर। एबीसी लिमिटेड बोलते थे उसको। अमिताभ बच्चन ने फिल्म प्रोडक्शन में काम अपना कदम रखा था, और एक कंपनी बनाई थी एबीसीएल लिमिटेड। ठीक है, और वहीं से अमिताभ बच्चन के बुरे दिन शुरू हो गए थे। एबीएसएल ने में मॉडरेट काम करा, थोड़ी अपनी कॉस्ट वॉस्ट वसूली, फिर उन्होंने दो तीन फिल्में और बनाई। और अमिताभ, फिल्म बनाना कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है, तीन फिल्में और बनाई थी, उस रिकवरी तो हुई नहीं। अमिताभ बच्चन कर्जे में चले गए, भयंकर कर्जे में, मतलब घर बंगला वंगला सब गिरवी हो गया था, गाड़ियां वाड़ियां सब गिरवी हो गए थे। ऐसे में वन पॉलिटिशियन फ्रॉम यूपी हेल्प हिम आउट, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री अमर सिंह। इन्होंने अमिताभ बच्चन की हेल्प करी रिवाइव करने में। और उसके बाद एक लेजेंडरी सीरियल आया था, क्विज शो, कौन बनेगा करोड़पति। मतलब अमिताभ बच्चन ने पूरे दिन देखे बहुत ज्यादा, अपनी गलती की वजह से ये कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी। और एक क्विज शो आया कौन बनेगा करोड़पति, उससे अमिताभ बच्चन के दिन फिर से हरे हो गए और वो अपने कर्जे से बाहर निकल पाया। तो अच्छा खासा आर्टिकल है इसके ऊपर, अगर आप पढ़ें तो अपनी नॉलेज के लिए। वो एक क्लासिक और लेजेंडरी एग्जाम्पल है हमारे देश में 1% कंपनी का, एबीसीएल लिमिटेड। यहाँ क्या होता है, क्या होती है 1% कंपनी, कैसे चलती है, और आज के कंटेक्स्ट में 1% कंपनी क्यों खुलती है, जरा समझिए। कितने बेनिफिट सरकार कॉरपोरेट वर्ल्ड को देती है, क्या उतने बेनिफिट सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट ओन द फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप को भी देती है? बोलिए। सरकार जो बजट में पिटारा खोलती है किसके लिए होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है। ये जो पार्टनरशिप होते हैं, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, सोल, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। तो सरकार ने इतने सारे बेनिफिट अगर कंपनी वर्ल्ड के लिए खोले हैं, तो कैसे वो बेनिफिट पास करे जाए आम आदमी तक, उसका एक तरीका बनाया गया कि आप 1% कंपनी बनाइए। जब आप 1% कंपनी बनाएंगे तो आप कंपनी के स्टेटस पा जाएंगे। जो कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं वो सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको भी मिलेंगे। और आप, और कंपनी 1% कंपनी का जो पेड अप कैपिटल वगैरह होती है उसका भी अमाउंट छोटा छोटा होता है। तो पर्पज यही था कि जो बेनिफिट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे वो किसको पास हो जाए, इंडिविजुअल को पास हो जाए। इसलिए प्रोविजन बनाया गया 1% कंपनी का। और ये 1% कंपनी जो है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें देखें जरा, 1% कंपनी, ये सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं ये, क्लियर। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। वो कहता है क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी फीचर्स है। कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ 1% कंपनी, तो आपको फीचर मालूम होनी चाहिए ना। तो पहला फीचर है, एक नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, क्या क्या बन सकता है, 1% कंपनी बना सकता है। 15 अगस्त 2023 से पहले अक्षय कुमार 1% कंपनी नहीं बना सकता था। सुना, सुना। 15 अगस्त 2023 से पहले अक्षय कुमार द ग्रेट बॉलीवुड एक्टर, वो 1% कंपनी नहीं बना सकते थे। तो क्या रीजन बनता है क्यों नहीं बना सकते?
क्योंकि वो सिटीजन, वो कनेडियन सिटीजन था भाई। ठीक है, देशभक्ति देशभक्ति। और सिटीजनशिप कहाँ है, कनाडा की। जब बहुत ट्रोल हुआ बहुत ज्यादा, तब जाके उसने कनाडा की सिटीजन। इंडिया में ड्यूअल सिटीजन का कंसेप्ट नहीं है, या तो आप एनआरआई है या इंडियन सिटीजन है। ठीक है। और भाई साहब, कनाडा कनाडा के वासी थे, निवासी थे। जब इंडिया में ट्रोल हुए हैं, फिल्मों का बैंड बजने लग गया इस चक्कर में, अभी 15 अगस्त 2023 को ट्विटर पे बड़ा बड़ा हैंडल करा फाइनली। अगर आप देखें, ट्विटर खोल के देखेगा, फाइनली इंडियन सिटीजनशिप, वो फ्लैश किया उस बंदे ने। अब अगर अक्षय कुमार 1% कंपनी बनाएगा तो बना सकता है। तो कोई अगर तंग करने वाला क्वेश्चन पूछे, व्हाई कांट अक्षय कुमार फॉर्म 1% कंपनी बिफोर 15 अगस्त 2023, तो समझदार लोग क्या जवाब देंगे? बिकॉज ही वॉज नॉट ए इंडियन सिटीजन, एंड एज पर कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 सब क्लॉज बी, इंडियन सिटीजन ही क्या होते हैं, 1% कंपनी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं। नॉन बैंकिंग क्या होता है जरा समझिए। बैंकिंग तो आपको बैंक के नाम मालूम है ना, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया है ना, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बचपन में लूडो वूडो खेलते समय यूज करते थे। अरे कोई बैंक के नाम बताइए। यूनियन बैंक और देना बैंक, है ना, देना बैंक ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब ये सब बैंक मर्ज हो चुके हैं। आरबीआई, शाबाश। आरबीआई बैंक, मतलब अमय का खाता खुला हुआ आरबीआई में। अब आरबीआई सेंट्रल से, ठीक है। कुछ इंडियन बैंक, कुछ फॉरेन बैंक, कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक। अभी आपको मालूम है, एच डी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का क्या मर्ज हुआ था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे के अंदर पापा का मर्जिंग हुई है। एचडीएफसी से एचडीएफसी बैंक बना था, समझ लिए। पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड थी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सरकार ने बनाई थी लेकिन बाद में प्राइवेटाइज कर दिया। एचडीएफसी से एचडीएफसी बैंक बना, और बाद में पापा बेटे की गोद में जाके बैठ गए, मर्ज हो गया। बैंक के अंदर पापा का मतलब पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के अंदर पेरेंट कंपनी का मर्जर हुआ। ठीक है। और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। थर्ड लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर का, नहीं, सेकंड मुझे इतनी जानकारी नहीं, मुझे थर्ड लार्जेस्ट पता है। हाँ, होगा, मुझे ध्यान नहीं है इसका। चलिए, इसका पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख। और इसका एनुअल टर्नओवर पास्ट 3 ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। तो इन कंडीशन को ध्यान रखना, इन पर थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बनता ही बनता है। तो भाई स्टेटस लूज करोगे तुम, मत करो इतना काम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करो ना, काम तो करो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी बात का तो पैसा लेते हैं आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलो चलिए थोड़ा सा आगे, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी पे आते हैं। तो हम पूछते हैं डिफाइन शेयर, कहता है विच यू कैन इजीली फाउंड इन द जू। हमने पूछा शेयर क्या होते हैं, कह रहे जंगल में, जू में देख लीजिए, जंगल में देख लीजिए, है ना, साक्षात देखने तो जंगल सफारी में देख लीजिए। हाँ, हाँ। मेरे सामने बंदा भी तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है ना। चलिए, आइए समझते हैं। किसे बोलेंगे शेयर कैपिटल, बताइए। एक डेफिनेशन ली है इन्होंने, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा है आप लोगों ने यहाँ पर? Company being an artificial person cannot generate its own capital, which is necessary to be collected from several persons. Persons are known as shareholders, और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। Since the number of shareholders is very very large, separate capital account cannot be opened for each one of them. Hence, innumerable streams of capital contribution merge their identity in a common capital account, which is called share capital account. हर बंदे के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें इन्यूमरल नंबर ऑफ पीपल के अकाउंट हम मर्ज करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। और शेयर क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये डेफिनेशन के रूप में आपसे पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैटेगरी में। थोड़ा और आगे चलते हैं।
शेयर कैपिटल की कैटेगरीज देख लीजिए और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका ध्यान रखना। आइए देखते हैं। सबसे पहले आ गया क्या, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जरा जानिए ये क्या होता है। मुझे ये बताइए कि शेयर कैपिटल का जिक्र जो होता है कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट में होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, या कमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंट्स में जो बिजनेस में होता है, या किसी किस में होता है? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में भी किसके अंदर होता है? मेमोरेंडम में क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं, और क्या होता है बताइए? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, और क्या होता है? कैपिटल क्लॉज होता है। बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, देयर इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एनी कंपनी, उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके चार पार्ट होते हैं: ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और क्या? हाँ, नेम क्लॉज। तो ये जो कैपिटल क्लॉज होता है, इसके अंदर मेंशन होता है कि आप, इसके अंदर मेंशन होता है क्या, कि आप लोग, आपकी कंपनी की कितनी कैपिटल, मान लो हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर दिया 2000 करोड़ से, तो आप पब्लिक से 2000 करोड़ से एक पैसा ज्यादा नहीं ले सकते हैं। दैट इज योर लिमिट। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच यू आर ऑथराइज टू रिकवर फ्रॉम, या ऑथराइज टू कलेक्ट फ्रॉम मासेस और फ्रॉम द पीपल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑथराइज कैपिटल होता है। कहाँ मेंशन होता है ये? कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जरा देख लेते हैं। देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ऑथराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which the company is authorized to issue by its memorandum of association। ठीक है। कंपनी कभी भी इससे ज्यादा कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा कैपिटल या कलेक्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, इसे इसे नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी पुकारा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बहुत प्यारी बारीकी से पढ़ रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊं तो इतना डिटेल में ना पढ़ाऊं क्योंकि समय नहीं होता है। तो प्लीज डोंट कंपेयर इट विद ईयर कि हमारे स्कूल में जो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो लिमिटेशन नहीं हो सकता। हमारे पास तो टाइम है, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास है, टाइम है। तो प्लीज ऐसा मन में भाव न लाएं कि नहीं हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं पढ़ा रहे। लिमिटेशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हो, उसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये ऑथराइज कैपिटल ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं उन्हें फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2000 करोड़ की कैपिटल फिक्स कर ली तो बस उसी में चलेंगे। इट कैन बी रिड्यूस टू 1500 करोड़, इट कैन बी गोज टू 2500 करोड़, बशर्ते कि आप क्या करें, जो कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर है उसे फॉलो करें। उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसकी टास्क बड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी 2500 करोड़ से ऑथराइज हुई है तो पूरा का पूरा पैसा आप इशू कर दीजिए, एक ही बार में सारा पैसा ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। इट इज योर चॉइस कि आप कितना पैसे एक बार में, आपको मान लो 200 करोड़ की जरूरत है तो अपना आईपीओ लेके आइए, 200 करोड़ निकालिए मार्केट से। यू कैन गो इन दैट वे। ठीक है जी। हाँ जी। ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इट में इशू शेयर, बट इन एनी केस। ठीक है। ये किसी भी केस में ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। च- हाँ, हाँ बेटा समझो, अगर तुमने 100 करोड़ मंगाया और चिंटू ने 200 करोड़ दे दिया तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो आपके पास क्या चॉइस होती है? या तो आप एक्स्ट्रा मनी रिफंड करिए, या उसको रख लीजिए कॉल्स इन एडवांस बोलकर और उसमें 12% इंटरेस्ट दीजिए। तो क्या करोगे बताओ? 12% कितना होता है समझिए। 12% इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 2006 में मैंने एक लोन लिया 7.5 लाख रुपए का, 12 साल के लिए HDFC से। ठीक है जी, 12 साल का लोन। मैंने बोला 5 साल का लोन दे दो, 5 साल में मैं चुका, नहीं नहीं, पांच मिनिमम 12 साल के लिए होता है। 12%। 12 साल बाद जब मैंने लोन वापस करा तो कितना करा था? 13,50,000 रुपीज मैंने पे बैक करा उसको। मतलब 7.5 का लोन था और 6.5 लाख रुपए मैंने उसमें इंटरेस्ट वापस करा। ऑलमोस्ट डबल से 1 लाख कम। तो 12% इतना हैवी अमाउंट होता है। तो अगर आपके पास कॉल्स इन एडवांस आ गया तो कंपनी पता क्या कहता है, कि आपको कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, हाथ जुड़वा लेते हैं, कहते हैं भैया ले जाओ अपना पैसा वापस। ऐसा करते हैं। अदरवाइज इट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, अब अगर मान लो कोई व्यक्ति पैसा कंपनी का शेयर खरीदता और पैसा नहीं देता है, उससे इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर करते हैं हम लोग।
उसका रेट 10% पर एनम होता है। मतलब जनता से वसूलेंगे तो 10% वसूलेंगे, और अगर उन्हें देना होगा तो कितना देंगे? 12% पर एनम के हिसाब से देंगे। गॉट इट? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब सुनिए, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया था ना, कि जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा एक साथ इशू करें। 2500 करोड़ में से आप 500 रुपीज इशू करना चाहते हैं, वो आपकी इशूड कैपिटल कहलाएगी। मतलब द अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। चलिए देखें जरा। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटेड टू वेंडर्स एंड सिग्नेचरीज। अब ये क्या हो रहा है? वेंडर कहाँ से आ गया और सिग्नेचरीज क्या हो गया? मान लो आपने, ये ध्यान रखना, इशू शेयर्स में जब हम क्वेश्चन करेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला वहां काम आता है। किसी ने इशू शेयर पड़ा होगा तो, हमने किसी की बिल्डिंग खरीदी, हमने कभी पैसा तो है नहीं, बिल्डिंग के बराबर के शेयर ले ले हमारे, वो भी इशूड शेयर कैपिटल ही कहलाएगी। ठीक है। हमारे होते हैं ना डायरेक्टर्स, होता है ना सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम, उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने पड़ते हैं। डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर खरीद, मतलब अगर आपको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का, तो आपको सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू बी एलिजिबल बीइंग ए डायरेक्टर खरीदने पड़ते हैं। उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ये कंपनी के आईपीओ से पहले इशू हो जाते हैं शेयर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनको भी इंक्लूड करते हैं इशूड शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा सुनो, द ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उसे कहते हैं अनइशूड कैपिटल। ठीक है जी। और वो अनइश्यूड कैपिटल जो हो सकती है, उसको हम चाहें तो 2 साल, 3 साल, महीने, 6 महीने बाद फिर से इश्यू कर सकते हैं। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट। गॉट इट? इज इट ओके विद एवरीबडी? बोलिए। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, क्या हुआ, थक गए? नींद निकल आई? क्या करें बताओ? स- स्वर्ग जाने की खत्म होने वाली है, 19 मिनट और हैं। विल फाइंड आउट। थोड़ा और, स्ट्रेच योर लिमिट, स्ट्रेच योर लिमिट। क्या? क्या करा दिए भाई? प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा अभी मैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंटेंट पे। स्क्रीन विजिबल है सबको? देखिए जरा, कैन यू सी दिस? आ जाइए सब्सक्राइब कैपिटल। अब मान लो आपने 500 करोड़ के, आपने 500 करोड़ के शेयर क्या कर दिए? मार्केट में इशू करे। आउट ऑफ 500 करोड़ पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब का मतलब जनता ने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लो 480 करोड़ के। ये 500 के 500 करोड़ के हो गया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। 500 करोड़ के बदले में 600 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन 500 करोड़ के शेयर में 450 करोड़ की एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक कंडीशन और फंस जाती है। जैसे समझिए वो क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। क्या बोलते हैं उसको? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अभी इसका डिस्कशन करेंगे। मतलब आपने 500 करोड़ के शेयर इशू करे, मार्केट में इशूड शेयर थे। अब जनता ने क्या कर दिया? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनता ने 420 करोड़ रुपीस के शेयर आपके सब्सक्राइब करे। जैसे 420 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब करे, तो क्या होगा? आपका इशू क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों फोन के साथ खेला खाली नहीं करेंगे, सुन लेंगे बेटा। एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, अभी आगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ेंगे। इशू शेयर का 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। यानी कि 500 करोड़ का 90% कितना? 450 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, अदरवाइज आपका इशू फेल हो जाएगा। इशू को करते समय आपने बहुत लंबा जोर लगाया होता है, खूब पैसा खर्च करा होता है। इशू अगर फेल हो गया तो दिग्गत अलग से घटती है और मार्केट में बदनामी अलग से होती है। ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपके पास आते हैं कौन? अंडर राइटर्स। कौन होते हैं? अंडर राइटर्स आते हैं। अंडर राइटर कौन होते हैं जरा जानिए। जब आप अंडर राइटर के ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे दरवाजा खोलकर एक बड़ी सी टेबल होती है, उस टेबल के नीचे बंदा एक बैठ के कुछ लिख रहा होता है, अंडर राइटर। नहीं ऐसा नहीं है क्या अभिषेक? नहीं। नहीं, वो क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ब्रोकर्स होते हैं जो एग्री करते हैं,
टेक अ गारंटी कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा तो हम खरीदेंगे। मान लिया जाए 420 करोड़ रुपीस का क्या हो गया, शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो ये लोग क्या करेंगे, 30 करोड़ के शेयर खरीद लेंगे आपके 30 करोड़ के, ताकि आपका इशू सक्सेसफुल हो जाए। मान लिया जाए आउट ऑफ 500 करोड़ सिर्फ 50 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हुआ, तो क्या करेंगे ये लोग, 400 करोड़ के शेयर खरीदेंगे आपके। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको अपना इशू कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कैंसिल करोगे तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स टू बाय योर शेयर्स। 500 करोड़ के शेयर इशू करें मार्केट में, जनता उस पर एप्लीकेशन देगी, आपके शेयर पर सब्सक्राइब करेगी, जैसे होता है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस तरह का सब्सक्राइब करेगी। चुप रहो, सब्सक्राइब करेगी। अब क्या होगा पता है, अगर जनता ने 500 करोड़ के शेयर के लिए 450 करोड़ नहीं दिए, सब्सक्राइब करा, तो आपका इशू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको कौन हेल्प करते हैं, अंडर राइटर हेल्प करते हैं। अंडर राइटर टेक्स गारंटी, अंडरटेक्स कि हम आपकी क्या करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल करेंगे और आपके इशू को सक्सेसफुल बनाएंगे। ऐसा काम होता है। ठीक है, चलो आगे जरा पढ़ें। पहले पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल अगर इक्वल है तो उसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उससे ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम है तो क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कितना, 90% से कम नहीं होना चाहिए, वरना आपका इशू कैंसिल है, पैसा वापस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है इसके बारे में थोड़ा आगे आएगा जिक्र, उसकी इंफॉर्मेशन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी एक्ट 2013 पता है क्या कहता है, अमाउंट सफिशिएंट टू रन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अमाउंट इतना स्पेसिफाई नहीं करा, सी भी कहता है मिनिमम 90% होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तब आएगा डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना, अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब आती है कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कहा था आपसे कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इशू शेयर्स की, वो करीब करीब 40-50 साल पुरानी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। जरा समझ, 10 रुपए का एक शेयर है, यू अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। ठीक है जी, जनता ने आपसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवा लिया, 5 रुपीज नहीं मंगवाया। ठीक है जी, 5 रुपीज नहीं मंगवाया, और उसके बाद भी 5 में से 2 रुपए और मंगवा लिया। ठीक है, तो कितना रुपए बच गया, 3 रुपए बच गया। आउट ऑफ 10 रुपीज 7 रुपीज आपसे मंगवा लिया और 7 रुपीज आपने पे कर दिया। 3 रुपया अभी कंपनी ने आपसे नहीं मंगवाया, वो क्या कहलाती है, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। और जो 7 रुपए मंगवा लिया वो क्या कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो 10 रुपए के एक शेयर में से अगर कंपनी ने आपसे 7 रुपीज मंगवा लिए तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और जो 3 रुपए अभी नहीं मंगवाया उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या होता है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अपॉन द शेयर्स, उसे कॉल्ड अप कहते हैं। और जो पैसा नहीं मंगवाया गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनकॉल्ड बोलते हैं। ठीक है जी, और जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल है। मान लो फेस वैल्यू किसी शेयर की 10 रुपए है, कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कर लिया, ओनली 3 रुपए पर शेयर कैपिटल कर दिया, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, ₹7 पर शेयर हो जाएगी। ₹3 जो है वो रिमेनिंग वाला क्या होगा, उसे बाद में मंगाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कहलाएगा। कब मंगाएंगे, वो कंपनी की चॉइस है। पूरी लाइफ टाइम में मंगा ले, लाइफ टाइम में ना मंगा के अगर सिर्फ वाइंडिंग अप में मंगाएगी तो उसे कहते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व कैपिटल। पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is not being called up during the lifetime of company except in case of winding up, उसे कहते हैं हम लोग क्या, रिजर्व कैपिटल। याद है, कैपिटल रिजर्व एक टर्म होती है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है आपकी बुक में और आपके सिलेबस में, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, वो आता है। वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। जब हम टीएस ग्रेवाल की थ्योरी अभी हमें टीएस ग्रेवाल की थ्योरी भी पढ़नी है, समझना प्लीज। नहीं, जो 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 सेम होगी उसको मैं बदल दूंगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो अभी अभी नहीं, अगली क्लास में। नहीं नहीं, मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा इस चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए,
आपने 7 रुपए मंगवाया 10 रुपए के शेयर में से, पब्लिक बदमाश निकली, 6 रुपए दे दिया, 6 रुपीज दे दिया और 1 रुपया नहीं दिया। जो नहीं दिया उसे अनपेड कॉल्स बोलते हैं, या बोलते हैं कॉल्स एंड अरियर। क्या बोलते हैं उसे? अनपेड कॉल्स और कॉल्स एंड अरियर बोलते हैं। अब ये जो कॉल्स एंड अरियर है, इस पर कंपनी एलिजिबल होती है इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट लेने के लिए? 10% लेने के लिए। ठीक है, ताकि हम डिमोटिवेट कर सके उन लोगों को, भाई टाइम पे पैसा दो, तुम्हें 10% देना पड़ेगा। और जो बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी आपको पैसा टाइम पे वापस नहीं करता है, उनके शेयर को आप क्या कर देते हैं? फोरफिट कर देते हैं। तो तब आपके पास एक नई टर्म शुरू होती है, फोर फीचर ऑफ शेयर। और वो सबसे क्रिटिकल और सबसे क्रूशियल पार्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फोर फीचर। तो आप फोर फीचर का थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझ पा रहे हैं? आपने पैसा मंगाया, जनता ने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। जो नहीं दिया उसे अनपेड कॉल बोला, और उसे बोला कॉल्स एंड अरियर। और उस कॉल्स एंड अरियर को मंगाते मंगाते जब 2-3 बार नोटिस दे दिया और लोग नहीं दे रहे हैं पैसा वापस, तब आप क्या करते हैं? एक लेटर इशू करते हैं और क्या करते हैं? उन शेयर्स को क्या कर देते हैं? फोरफिट कर देते हैं। फोरफिचर का मतलब हुआ कि जैसे देखो, 7 रुपीज कॉल्ड अप था, 5 रुपए मिल गया, 2 रुपए नहीं मिला, बार बार मंगाया नहीं मिला, तो जो 5 रुपया है वो फोरफिट करेंगे आप। फोरफिट क्या होता है? जो पैसा मिल जाता है वो फोरफिट होता है। तो यहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बैकग्राउंड बन रहा है। लोग फोर फीचर की एंट्री करते हैं लेकिन उन्हें समझ में आता क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड नाउ कि फोर फीचर क्या होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज ऑलरेडी पेड, मतलब जो आपने कंपनी को पे कर दिया, जो कंपनी को रिसीव मिल गया, उसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं। और जो नहीं मिला उसे अनपेड बोलते हैं। और अनपेड का दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स इन एरियर होता है। ठीक है, गॉट इट। और इसके बाद बनता है, मैंने बोला था ना, एक तो हमने बोल दिया कॉल्ड अप, और उसके बाद बनता है क्या? अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कौन सा वाला पार्ट है? जो कंपनी ने अभी, जैसे 10 रुपए का शेयर था, 7 कॉल्ड अप हो गया, तो अनकॉल्ड कितना रह गया? 3 रुपया। उस अनकॉल्ड में से भी 2 रुपया लाइफ टाइम में कॉल करेंगे, 1 रुपया कभी नहीं कॉल करेंगे। कभी नहीं कॉल करेंगे उसको बोलते हैं हम क्या? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं बोलते बेटा, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे अगला कंसेप्ट आपके सामने आ गया, रिजर्व कैपिटल का। कैन यू सी दिस? ये रहा रिजर्व कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, such called up part is also called the reserve capital of the company, and it is available only for the creditors on the winding up of the company। जब कंपनी आपने बंद करनी होती है तभी उस पैसे को आप क्या करते हैं? मंगाते हैं, अदरवाइज नहीं मंगाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा पोर्शन ट्रेड्स की थ्योरी का पूरा किया, और सीयूटी को ध्यान में रखकर। और ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, अगली क्लास में अच्छा फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा आपको। ये बहुत छोटा सा चिंदी छा फोटोग्राफ फ्लो चार्ट है। अभी 1-1.5 पेज की थ्योरी और बची है इसकी, थोड़ा टीएस ग्रेवाल की थ्योरी, एंड देन विल स्टार्ट प्रैक्टिकल। बहुत आनंद आएगा प्रैक्टिकल करने में, आप लॉजिकली करेंगे। ठीक है, तो हाँ, जनरल एंट्री है उसमें और कुछ नहीं है। और जिनको जनरल एंट्री नहीं आती है मुझे पहले बता देना। ठीक, ओके। सो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे, और अगली क्लास में फिर से इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समृद्धि एंड बाकी लोग। यस सर। ओके।